अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हुमारिया जदून मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नून लीग को बड़ा धचका, ख्वाजा आसिफ आमदन से जायद असासों के केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीखपा हो गई, गिरफ्तारी को इगवा करार दे दिया, कहा गिरफ्तारी हुकूमत के खौफ का इजहार है। और उधर बिलावल ने सेनेट इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा कि CEC PDM के फैसलों की तौसीक करती है, इसका सेनेट इलेक्शन पर क्या असर होगा प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नाजरीन, आज कैबिनेट में नदीम बाबर और अली जैदी के दरमियान झड़प हुई है, इसकी क्या वजह है प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। आपने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है, मरियम काफी नाराज नजर आई है, कह रही है कि ख्वाजा आसिफ को इसलिए अगवा किया गया है क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, क्या वजह यही है? ये आपने अभी अपने इब्तदाइये में कहा कि नून लीग को बड़ा धचका, ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। मैं बिल्कुल भी कोई अब ये धचका वचका बिल्कुल नहीं लगता कि जिस तरह के हम तो करप्शन का लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं पिछले 5 साल से कि हम खुद स्टोरियां करते रहे हैं, मगर होता क्या है, लोग जाते हैं, पकड़े जाते हैं और वाकई अब हमें भी शर्म आने लग पड़ी है कि इतना ज़्यादा इशू बना देते हैं और बाद में वो सब विक्ट्री के निशान बना के वापस आ रहे हैं। अब हमारी जरूरत नहीं है कि हम अदालतों के मुतालिक बात कर सकें, हम बिल्कुल हमारे हाथ यूँ जुड़े हुए होते हैं, पर हम डाल देते हैं फिर कि जी इस्तखासा गलत था, तफ्तीशी गलत था, पता नहीं क्या, ये एक ड्रामाबाजी हो रही है उसमें। आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो मिस डिक्लेरेशन का पहले केस था, वो अब ये बड़ी इखलाकी तौर पे एक बड़ा अजीब सी बात लगती थी कि मुल्क का वज़ीर दफ़ा जो है वो एक कामे के ऊपर तनख्वाह ले रहा था, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट से अब साकिब निसार के बेताशा फैसले जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 का देख लें, और ये दवाइयों वाला अपने रिश्तेदारों का जो फैसला दे के गए हुए हैं, ये भी एक फैसला था जिसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब क्लियर हो गए थे। मगर उस वक्त जो था उनके पर एक तो मिस डिक्लेरेशन का केस था जिसमें वो क्लियर हो गए, मगर अदालत क्योंकि उसके ऊपर नहीं, उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो नहीं था आता, उसके अंदर ये ज़रूर जिक्र था कि कोई 50,000 में जो याद पड़ता है दिरहम जो है ना इनके अकाउंट से वो निकले थे, उसकी तफ्तीश होनी थी। अभी मैं उनके मुखालिफ है वैसे तो, उस्मान डार उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब मैं इसको केस को क्योंकि फॉलो कर रहा हूँ, तो इनके वो जो पैसे हैं उसकी जो है ना मनी ट्रेल नहीं थी कि अमेरिका में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और भी कई हज़ार दिरहम थे जिसकी मनी ट्रेल नहीं है। तो ये लिविंग बियॉन्ड मींस अपने उससे ज़्यादा अपने असासे हैं, आपकी आमदन से ज़्यादा का केस बनाया है। मगर मुझे बड़ा कामिल यकीन है कि अनकरीब ख्वाजा साहब इसमें से छूटेंगे और उसके बाद वो पार्लियामेंट के ऊपर आके तकरीर, धुआंधार तकरीर करेंगे और इनके ऊपर खच्चे उड़ा देंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये ऐसे ही नैब ने एक मजाक बना दिया है, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, पिक एंड चूज़ करते हैं, इसको पकड़ लो इसको छोड़ दो, ये पैटर्न है। ये फ़वाद हसन फ़वाद साहब के मतलब जो है ना उनको 1.5-2 साल इन्होंने पकड़ के रखा और काफ़ी शवायद नज़र आते थे। आजकल वो बहुत ही बाइज़्ज़त रहा हो के वो वेबिनार पे ऊपर दर्शन दे रहे होते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है ना निज़ाम गवर्नेंस का कैसे ठीक होना चाहिए ना, वो ये बैठे होते हैं। उसके बाद वो उनकी वो कल परसों मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो गए हैं कि बेनज़ीर जब कोयटा में आई तो मैंने उनको रिसीव किया, तो ये वो वाला। फिर ख्वाजा साद रफीक को इन्होंने पकड़ा, इस तरह ही हमने और आपने इस तरह ही कहा था, मुझे याद है कि एक लंबा धचका लग गया। वो धचका ये लगा कि उसके बाद जो अदालत का वो नोट पढ़ लें जिसमें उन्होंने जो बेइज्जती की हुई है इनके इस्तगासे की और नैब की कि जनाब जो आपने ऐलान तो बड़ा ज़्यादा किया था, जेल में भी उनको रखा, तो बाद में जो शवाहिद में जाके आके ना कामें टांगे कांपनी लग पड़ती हैं या जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर दी जाती है कि वो आगे निकलता चूहा है। उसके बाद आप देखें, मुझे कामिल यकीन है कि ये अनकरीब जो है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना, उन्होंने याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी लॉन्ग मार्च और ये नारेबाजी से बचने के लिए
अपनी जमानत की दरख्वास्त जो थी वो खुद वापस लेके गिरफ्तार हुए हैं। वो होता है ना, ये फिल्मों में होता है, गॉडफादर की जो है ना, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, कि वो बड़े क्राइम से बचने के लिए ना छोटे से क्राइम के अंदर जेल में चले जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि ये मेरे पे ये नवाज शरीफ साहब की तकरीरों का कोई इल्ज़ाम लगे, उन्होंने कहा ये छोटा ट्रैफिक का चलान करा के ना अंदर चले जाओ, और अनकरीब जो है ये देखिएगा कोई शिकायत नहीं होंगे, इस्तगासे नहीं होंगे, और हमजा और शहबाज शरीफ साहब ने यूं यूं विक्ट्रियों के निशान आने। और फिर वो उन्होंने मीडिया पे आपको ख़ास तौर पे जो आप धचके बनाती है ना, आपको कहना है कि ये जो मारिया बीबी है ना, ये मेरे मतलब ये कहती थी, देखें क्या नहीं निकला सुजातारी साहब का 11 साल। वो रोज़ कहते हैं, वो रोज़ कहते हैं कि 11 साल जो है ना मर्द हुर को जेल में रखा गया और कुछ साबित नहीं हो सका। वो ये लोगों को भूल जाता है, लोगों ने तो अदालत में नहीं गए, हमने तो वो अदालतें मुक्ति हुई हैं जिसमें जब केस शवाहिद पेश करने होते हैं, वो कहते जी दफ्तर में आग लग गई, वो जी जल गया, वो काउंटिंग गायब है, वो फाइलें गायब हैं, वो या कभी वकील नहीं पेश होता था, वो बिल्कुल ऐसे करते करते वो सुरखरू हो गए। और ये एक पाकिस्तान के अंदर एक मजाक बन गया। मैंने कहा ना अदालतों को हमारी जरूरत नहीं कुछ कहने की, जो है ना ज़रा सी बात करो तो वो माइंड कर जाते हैं कि जी ये क्या वो करनी है, तो इसलिए हम भी तफ्तीशी पे डाल देते हैं और इस्तगासे पे डाल देते हैं वहीं के जनाब वहीं पे कसूर है, या फिर हम मीडिया वाले कसूरवार है, और कि बिल्कुल हम ये खबरें लेके आते हैं, हमारे पास ये हमें 2 and 2 4 नज़र आ रहा है कि इसको जेल में जाना चाहिए। ये टीटियाँ सीधी सीधी टीटियाँ हैं, सीधे सीधे रिसीवेबल्स हैं, इधर से पैसे इधर गए हुए हैं, मगर वो सब विक्ट्री के निशान जो है ना ये बनाते हुए आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं इसलिए अब जो है ना बड़ा फाइनली मोहतात हो गया हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं पोजीशन चेंज नहीं है, वो उसका एक मजाक बन गया, को मेरा कसूर नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो बुनियादी कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, बुनियादी हमें कानून की समझ है, उसमें नज़र आ रहा है कि ये सीधी टीटी है, ये इससे पैसे इसमें आए हैं और इसमें गए हैं। ये 4 दिन का, जैसे अंग्रेज़ का कोई वो मुहावरा है ना कि ओपन एंड शट केसेस, ये सारे ओपन एंड शट केसेस हैं। बट 2-2 साल वो जेल में बैठे रहते हैं, आराम से अंदर कुल्फियाँ घर से आ रही होती हैं और कढ़ाइयाँ आ रही होती हैं देसी की वो खा रहे होते हैं, और फिर बाहर आते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हमारे साथ जेल के अंदर उन्होंने जो है ना हमें बिस्तरा तकिया नहीं दिया गया, एसी नहीं दिया गया, और उसके बाद वो विक्ट्री के निशान बनाते हैं, बाहर आते हैं। सो मैं ख्वाजा साहब का मुझे बड़ा कामिल यकीन है, बड़ा एहतराम है, उनके साथ टोटली अनकरीब साबित कर देंगे वो कि ज़्यादती हुई है, और उनके बिल्कुल ठीक है, वो एक बैंकर थे और वो बहुत अब अमीर आदमी बन गए हैं, ये उन्हीं के अपने एहसासे हैं, और ये बिल्कुल जाली केस है। मैं मरीम के साथ एग्री करता हूँ। अच्छा, ये जाली है, और आमिर साहब ने बहुत जल्दी अपनी पोजीशन भी चेंज कर दी। क्लास साहब का स्टांस होता था, ये क्या लग रहा है आपको क्लास साहब, ये क्या ओपन एंड शट केस है? आधी खबरें क्लास साहब की हैं, आधी खबरें इनकी हैं। एग्जैक्टली वही इनका स्टांस है। तो क्या ये ओपन एंड शट केस है और हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ बड़ा होने वाला है? ये मुझे ना एक फिल्म याद आ गई, अमरीश पुरी के दिल जले। अच्छा, आमिर साहब जो आज जो है ना उसी में दिल जले वाला आज इन्होंने किरदार अदा किया है। किसी बात पे साहब ज़ाहिर है जो बातें आमिर साहब कह रहे हैं, हमने सफ़र की है बड़ा, इन्होंने मेरा ख्याल जितने इन्होंने कोई ये 5-10 मिनट में जिस तरह इसको पूरा समअप किया ना, एग्जैक्टली ये गुफ्तगू होनी चाहिए थी। आई विश के ये गुफ्तगू मैं करता जो आमिर साहब ने की है। और ये देखेंगे आप, अभी भी आज चीमें को जमानत मिल जाए, हमें टैग कर दिया जाता है, जैसे मैंने और आमिर मतीन ने केसेस बनाए थे, हमने उन पर रेफरेंस फाइल किए थे, हमें गाली गलौज शुरू हो जाएगी कि आप लोगों ने जनाब देखा, आपको जरूरत कैसे हुई इन पे, ये 1.5 साल जेल में रहे, पकड़े गए, वो देखें जमानत हो गई। ये फवाद नफाज साहब जिनकी अभी आमिर साहब ने बात की है, वो सबूत नहीं थे जनाब, टेक्निकल बुनियादों पे इनको मिल जाते हैं। मतलब डॉक्टर आसिम उसको टेक्निकल बुनियाद बल्कि सेहत पे, उनकी पिछले 4-5 साल से सेहत की पता नहीं है, जिन्होंने कैमरे पे आके यहाँ पे एतराफ़ात किए थे कि दुनिया भर में मैंने कैसे आसिफ अली जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग की है, कहाँ कहाँ पैसा हमने पार्क किया और किधर किधर उनके हिस्से हैं, क्या कुछ हैं। वो आज़ाद हैं, उनको फिर वो अदालतों का आ जाएगा क्यों, मतलब हमने पहले बड़ी पेशियाँ भुगती हैं। अदालतों ने कहा इनको मर्जी का, इनको डॉक्टर भी दें, इलाज भी दें, जहाँ जाना चाहते हैं बाहर करवाएं, अंदर करवाएं, इनको कुछ नहीं कहना आपने, वो उनको बिल्कुल आज़ादी है उनका। आपको जब किसी ने सुना ही नहीं है उसके बाद कि डॉक्टर आसिम हुसैन का क्या बना। फिर आसिम हुसैन साहब के चाहने वाले आते जाते हमें चपेट मार जाते हैं ट्विटर पे, क्या बना जनाब, आप बड़े यहाँ पे एक्टिव थे। इसी तरह मैं इस पे आता हूँ ज़रा, ये जो फवाद नफाज साहब, इनका केस का पता है लोगों को, ज़रा रिमाइंड करवाते हैं जो आजकल बैठ के आमिर साहब ने सही का भाषण दे रहे हैं। इन्होंने आशियाना स्कीम पे जब ये मसूफ वहाँ पे थे, इनके भाई और इनकी भाभी के अकाउंट में 5-5 करोड़ रुपए, उस वक्त ये ब्रिगेडियर कियानी साहब थे, कामरान कियानी साहब, वो जनरल ये अशफाक परवेज कियानी साहब के भाई थे, उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ये ट्रांजेक्शन सारी की सारी नैब ने बैंक ट्रांजेक्शन हासिल की थी, इनके और भी 1-2 रिश्तेदार थे।
तो वहां भी ये फरमाया गया जनाब कि वो ठीक है, उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, तो इसके अपने अकाउंट में किधर हैं? उन्होंने कि अपने अकाउंट में तो नहीं है, बस केस खत्म। वो किसी ने नहीं पूछा कि जनाब के बेगम के अगर अकाउंट में गए हैं, भाई के अकाउंट में गए हैं, मेरे अकाउंट में गए हैं, फलां के अकाउंट में गए हैं, तो उनसे पूछा जाए ब्रिगेडियर कियानी साहब को क्या पड़ी थी कि एक ब्यूरोक्रेट के उसको भाभी और उनको ये सारी चीजें पेश की गई हैं वहां पे उनके सामने। नहीं, उन्होंने कहा जनाब प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, नहीं होगी, मान लेते हैं। एक भाई उनके देखे ना, गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी लगा दिए गए हैं। एक भाई उनके पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पावर क्लब है उसका मेंबर है, कोई हाथ लगा के देखे जिनके अकाउंट में आप कह रहे थे पैसे आए थे। ये नैब की रिपोर्ट्स हैं, हमने ये शेयर की हुई है सारी, को मेरी और आमिर की बनाई हुई नहीं थी, उन्हीं की सारी चीजें थी, अदालत से रिकॉर्ड से हमने चीजें निकलवाई थी, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हम निकालते हैं। इन लोगों ने एक तरीका बना लिया है कि आप इनको जब भी पकड़े जाए 1.5 साल जमानत करा के सबसे पहले मीडिया पे अटैक करें। क्या बना फिर आप लोग लगाते रीजन, हम यहाँ सियासी गुफ्तगू करें सारी, हम यहाँ पे किसी का स्कैंडल, किसी की करप्शन, किसी के यहाँ ट्रांजैक्शन, उनके जिक्र ना करें। पूछना नए वालों से, ख्वाजा आसिफ को तो उठा लिया है, ये ब्रिगेडियर कियानी साहब किधर गए हैं भाई साहब? ये कामरान कियानी साहब थे जो शोधा वाला आपका DHA का वो इतना बड़ा वो आया था, जिसमें अभी तक लोग मेरा ख्याल है रोल गए हैं, उसी में थे ना सारे के सारे। क्या बना जनाब? उनके वारंट निकालने थे आपने, ख्वाजा आसिफ तो पकड़े गए, वो बड़ा अच्छा किया आपने, नेक काम हो गया जनाब। तो जिनको आपने पहले पकड़ना था, जिनकी चीजें करनी थी, वो क्या हुआ? हालांकि मेरा दिल चाह रहा है कि बड़ी खुल के बात कीजिए, लेकिन क्या करें, हम भी थोड़ा सा लोगों से तंग आ चुके हैं। लोगों को सूट करती है ये पॉलिटिकल एलीट भी, ब्यूरोक्रेटिक एलीट भी, ये फिर हमें टांट कर रहे होते हैं कि ना आपने की थी स्टोरी भी, हम नहीं करते भैया, ये लें जैसे आमिर साहब ने कहा जी आप खुश मियाँ बीवी राजी, क्या करें काशी, हम उस पर दिल चले बैठे हैं। शायद खकान अब्बासी साहब पकड़े जाएं, वो 15 दिन बाद यूं करके आ जाएं और बैठ के टीवी पे, आज ये वो ECL से रिमूव करके वो बाहर अमेरिका में चले गए। ठीक है सर। अब सुनते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब पकड़े जाएं, वो 3-4 दिन बाद उसके बाद वापस आ जाएं, एहसन इकबाल साहब पकड़े जाएं, वो वापस आ जाएं, और मतलब लंबी लिस्ट है जिनकी पकड़े जाते, 15 दिन बाद वो आ जाते हैं। हाँ जी क्या कर रहे हैं, हमारा मुंह चिढ़ाते हैं, बकायदा हमारा मुंह चिढ़ाते हैं। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, आप पे तो इल्जाम ही नहीं लगना चाहिए था। वो कहते सीजर्स वाइफ शूट के बाद सारे रिश्तेदार रऊफ क्लासरा को बददुआएं देते हैं कि जना आपकी वजह से, शायद आपकी वजह से पकड़े गए। मतलब हम चला रहे हैं यहाँ पे, इनका क्या काम है? एक नैब चेयरमैन साहब से पूछना चाहिए था, इनके आप कभी प्रेस रिलीज पढ़े? एक प्रेस रिलीज है जी इतने जी 20 केस हमने खोल दिए, हमने बला 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 उस पर शो होना शुरू हो जाएगा, और उसी के नीचे बिल्कुल एंड पे जाके 2 लाइनों में होगा कि 10 केसेस हमने बंद भी कर दिए हैं। एक शुगर लगा हुआ है, उनका तमाशा बना हुआ है, नैब के अफसरान बैठे हुए हैं। अच्छा नैब वालों से बात करें, 2-4 से मेरी बात है, वो पिट पड़े। उन्होंने कहा भाई साहब हम क्या करें, व्हाइट कॉलर क्राइम और क्या होता है? उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं है। वो कहते हैं जजेस दुनिया भर में व्हाइट कॉलर क्राइम के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दिए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है पैसा वहां से उसको वहां पे ये ट्रांसफर हुआ है और उनसे आया। जैसे फवाद का हम बता रहे हैं, बताया ना कि उसके भाई और उसकी भाभी के अकाउंट में एक ब्रिगेडियर कियानी साहब ने क्यों करोड़ों रुपए उस पर ट्रांसफर किए हैं? वो जवाब देना, जब उनके अपने एक और उसमें रिश्तेदार के उसमें नहीं किया। अच्छा नैब को चाहिए था, आप उनके भाई पे तो केसेस बनाए ना, जिनके अकाउंट में पैसे गए हुए वहां पे बनाए। हो क्या रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं जरा ख्वाजा आसिफ साहब पे आता हूँ जरा। जिस दिन से ये बात सामने आई थी, इमरान खान साहब की जिंदगी में 2-4 लोग बड़े अहम हैं जिनकी इनकी ख्वाहिश थी, और इमरान खान साहब माइट बी द हैप्पीएस्ट मैन टुडे, मेरा ख्याल है। अच्छा, जो उनका टॉप लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी ना 3-4 लोगों की, एक और अभी रहते हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आखिरी रह गया है। वो हथकंडा रहे। बाकी इन्होंने जिस बंदे का एक टारगेट बना के आए थे कि मैंने इनको जेल में जाना चाहिए, सारे गए हैं। ख्वाजा साहब जो हैं ये जो है सेकंड लास्ट है। लास्ट जो बचा हुआ है ना, जिसको इन्होंने करवाना है हर सूरत में, वो है मौलाना फजल रहमान साहब, जिनका पलंदा आमिर मतीन साहब ने पहले स्टोरी ब्रेक की थी और पूरा शर्ट डाला था। हुआ क्या था? अब ये ख्वाजा साहब क्यों गए हैं? ये पिछले आपको याद होगा 1.5-2 साल से पहले ही इजलास हुए थे। ये बशीर मेमन, ये DGC जो थे FIA के, तो मेमन साहब के साथ क्या मसला इनको हुआ था? 2-3 मसले हुए थे। सबसे बड़ा ये था कि इन पे जाए हाई ट्रीजन केस करें आप इस पे, और पूरी कैबिनेट में इन्हीं पे ब्रीफिंग दी गई थी, ख्वाजा आसिफ साहब पे दी गई थी। आगे से बशीर मेमन साहब हैं, वो डट गए। उन्होंने कहा खान साहब आप ये काम शुरू करेंगे, उन्होंने एडवाइस किया था आजम खान को, इनको तो सर उन्होंने कल को आपने पोजीशन में आना है, फिर कल को वो FIA के जरिए आप पे और आपके बच्चों पे, बल्कि कहा था कि आपके बच्चों पे भी कल को ये केसेस करवाएंगे कि जनाब ये भी मिलने आते थे, ये भी उठते थे, बैठते थे। सो उन्होंने एडवाइस किया आजम खान साहब को और इनको कि सारे काम मत करें, और हमारे पास कोई लॉ नहीं है जिसके तहत हम इन पे हाई ट्रीजन केसेस करें। इमरान खान साहब ने कैबिनेट से अप्रूवल ली थी कि इनके खिलाफ हाई ट्रीजन केसेस करें, ये उन पे थी। खैर वो रजिस्ट करते रहे, हालांकि FIA के पास केसेस थे। अब नैब ने गिरफ्तार किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो अकामा वाला जिसका ये कह रहे हैं, ये केस इधर इसके FIA के पास है। दैट्स अ डिफरेंट केस, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। डिफरेंट केस है ये, नैब वाला डिफरेंट केस है, वो केस अभी पड़ा हुआ है। अब वहां पे FIA ने रजिस्टर किया कि भाई साहब हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, यूई ने इनको पेपर नहीं दिए। उन्होंने कहा वो तो जहां तक चलता रहेगा। नैब आपको पता है हमारे घर का
एक टूल है, जब चाहे नाक से मरोड़ के अपनी मर्जी का बंदा गिरफ्तार करवाना, अपने बंदे को तो हाथ को नहीं लगाता जो इमरान खान साहब के कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, जहां से ख्वाजा आसिफ साहब की बात की समती शुरू हुई, एक तो इनके इसमें उस्मान डार साहब हैं। उस्मान डार साहब बेचारा ये दूसरा तीसरा इलेक्शन लड़ रहे, करोड़ों रुपए वो लगा चुका है। अच्छा, वो समझे बैठे थे हम हार गए हैं। अचानक वहां से एक स्टोरी निकलती है, स्टोरी ये निकलती है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, इनको वहाँ पे आर्मी चीफ साहब ने जब बुलाया गया था, इसमें मेस में ISI के मेस में बुलाया गया और ब्रीफिंग दी गई, तो उसमें उन्होंने बातों बातों में कहा, उन्होंने ख्वाजा साहब आप तो खुद आपने मुझे फ़ोन किया था जिस दिन इलेक्शन था 2013 का, फिर भी आप कहते हैं धांधली सेलेक्टर एंड सेलेक्टेड। वो बात वहाँ से बाहर निकली कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आर्मी चीफ साहब को फ़ोन किया था। जो ये बात बाहर निकली, एक ब्लास्ट हुआ, तो इमरान खान साहब वो कहते ही हिट द रूफ, क्योंकि उनकी जिंदगी ये ख्वाहिश थी कि ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। उन्होंने पहले, आपको याद होगा, उसके ये उनकी जैली डिग्री के हवाले से फॉलो किया। उस्मान डार ने उस बेचारे वहाँ पे लाखों रुपए अपने वकीलों पे लगाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके से आपको तो वहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको आके साकिब निसार साहब उनको बेल आउट कर देंगे। इमरान खान साहब और कंपनी को यह एहसास हुआ भाई साहब ये ख्वाजा आसिफ तो हार चुके थे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने जो बात की थी, कोई शर्म होती है, हया होती है, वो आज तक PTI को नहीं भूली। वो उनकी बिस्ती जो उन्होंने ये क्लासिक छित्रोल की थी उनकी, वो जहनी थी। ऊपर से उस्मान डार, ये उनके बहुत बड़े करीबी हैं इमरान खान साहब को। डार साहब बैठ गए होंगे, उन्होंने खान से देखो संडल की कीते इन्होंने ये हार गया सी, ये सियालकोट का ख्वाजा ते हार गया सी, मैं करोड़ों लाखों रुपए लेने, देखो जी ये टेलीफोन करके अपने आप ਨੂੰ ਇੱਥੇ ले आने, पार्लियामेंट ले आने, ये तो हार गए थे। इमरान खान साहब के दिल में उसी दिन ये दरार आ गई थी कि ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन हार चुके थे। इनको कुछ पावरफुल लोगों ने, जिनको इन्होंने टेलीफोन किया, उन्होंने इनको इलेक्शन जितवाया और जितवाने के बाद इनको बचवाया। ये जो एक पेज यूं हुआ है ना, लोग माने या ना माने, उसमें पहला जो उसमें दरार पड़ी थी, ये पड़ी थी कि भाई साहब हम ये तो हार बैठा था, हमारा उस्मान डार जो है वो बेचारा हमारा पहलवान जीत गया था, इसने एक टेलीफोन कॉल की, पता नहीं कहाँ से की, वो और लिंक्स हैं, वो आमिर साहब को पता है कि ख्वाजा साहब के किससे दोस्त हैं, तल्लुकात हैं, हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो जनाब ये तो वहाँ से वाया भटिंडा जीत के हैं इमरान खान साहब के। उसके बाद इमरान खान साहब ने तकरीरें करना शुरू की, आपको याद होगा, दरार पड़ना शुरू हुई। उन्होंने फिर हमें ये हज़रत उमर अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने उनका हमें वो कोट सुनाने शुरू किए कि उन्होंने खालिद बिन वलीद को उन्होंने एक रात पहले डिसमिस कर दिया था जंग से, और रियासत मदीना में कोई बोला नहीं था। फिर उन्होंने कहा किसकी जुर्रत है कोई मुझसे कोई इस्तीफ़ा ले सके। फिर उन्होंने कहना शुरू किया नवाज शरीफ साहब फ़ौज में बगावत करवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी फ़ौज में ये करवाना चाहते हैं। माने या ना माने, गुस्सा सारा यहीं से शुरू हुआ था कि ख्वाजा आसिफ जो हैं ये कैसे इनको आपने जितवा के यहाँ पे भेजा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान साहब पे बड़ी खौफनाक तकरीरें की हुई हैं। सो ये जो आज इमरान खान साहब का एक आखिरी जो बस मेरा ख्याल है चल सकता था, लास्ट वो ख्वाजा आसिफ पे चल गया, वो चलना था। और होना वही कुछ है जो आज इंतकाम की आग ठंडी हो चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वहां पे जश्न होना चाहिए। आज वहां पे हमारे दोस्त मेहरबान जो हैं, ये उस्मान डार साहब के पैसे पूरे हो गए, जो करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट टीवी पे नजर आ रहा था, हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बात यह, कल को उस्मान डार साहब पे भी केस बना दिया ना उन्होंने कि भाई साहब आप हैं और बियॉन्ड द मीन्स हमें समझाएं, तो भाई साहब उस्मान डार साहब अगर मुझे ये लगता है कि फिर आप भी इसमें आएंगे। सो मैं उस पर लास्टली कहूँ, ये जो सारे का सारा है ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मुझे टोटली तौर पर कहना नहीं चाहिए एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर, हमने पिछले कई अरसे से स्टोरियाँ करके भी देखी हैं, एक वोट के लिए पार्लियामेंट में किसी बड़े आदमी को वोट की ज़रूरत पड़ जाती है। ये नवाज शरीफ साहब जो थे आराम से बैठे हुए थे, जेल में बैठे हुए थे सर, यही सारे के शायद खकान अब्बासी साहब थे, एहसन इकबाल थे, मिफ्ता थे, बड़ी लंबी लिस्ट है इनकी साहब की, राना सनाउल्लाह साहब थे। एक वोट की ज़रूरत पड़ी सर, एक वोट के बदले सारा मलिया मेट हुआ, सारी चीज़ें की चीज़ें उनको कर दिया गया। और इसके बाद ये बाहर निकले, यहाँ पे इन्होंने आके विक्ट्री के निशानात बनाए, हमें आते जाते चपेड़े मारे, क्या कर लिया हमारा। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, ये 10-15-20 दिनों में ये बड़े पावरफुल आदमी हैं, इनकी सिफारिश भी बड़ी पावरफुल है। मुझे लगता है ये जो पेज जो है ना, ये मजीद फटने वाला है, जो सेम पेज है ये बचाने के लिए, ताकि कल को जिस तरह आसिफ जरदारी साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ये करीब आएंगे और उसके बाद फिर कहाँ तक वो हमें ताने देंगे ना। बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे आप, बड़ा वो कहते थे, आप देखें अदालतों से हमें छुट्टी मिली, कोई सबूत नहीं आ सका, तो ये सिलसिला जारी है। ये 15 दिन का ये इमरान खान साहब का है, 15 दिन नहीं तो 2 महीने लग जाएगा, महीना लग जाएगा, पूरी होगी ना। और जिस तरह VIP प्रोटोकॉल के साथ रखा जाता है वहाँ पे, जो इनको दी जाती है वो 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। अभी ये मुमकिन है ये यहाँ पे रिक्विजिशन करवा लें इजलास को, और वहाँ पे फिर प्रोडक्शन ऑर्डर करवा के ख्वाजा साहब आएँ
और बड़ी लंबी तकरीर, इनको धाड़ के लताड़ के रख दें इनको सबको। सो इमरान साहब को, बहरहाल इमरान खान साहब को मेरी तरफ से मुबारक हो कि उनकी बड़ी लॉन्ग अवेटेड अच्छी खबर आज उनको बदले की भावना, सही लफ्ज़ है, बदले की भावना को आज शांति मिल गई है। पॉलिटिकल सिचुएशन आगे मजीद क्या होती है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। बिलावल ने आज कहा है कि हम सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो पीडीएम के फैसले हैं उसकी भी तौसीक कर दी है। क्या होगा आखिर सेनेट इलेक्शंस का और इस्तीफों का, ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ऑपोजिशन जमातों के इस्तीफों का मामला कटाई में पड़ गया। आमिर साहब, आज बिलावल ने मीडिया टॉक किया, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो पीडीएम के अंदर तमाम फैसले हुए उनकी हम तौसीक करते। क्या आपको लग रहा है कोई नई चाल चल रही है पीपल्स पार्टी? बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल आप इग्नोर करें, ये जाहिर है उन्होंने लफाजी करनी होती है, यही कहा जाता है जो उन्होंने कहा है। खबर जो थी ना, उससे पहले जो टिकर चल रहे थे ना जराए के हवाले से, वाली खबरें, वो बिल्कुल जराए बिल्कुल ठीक थे। वो इसलिए ठीक थे कि ये चांडियो साहब हैं अरबाई के बड़े अच्छे रिपोर्टर, उन्होंने कहा कराची से, उन्होंने कहा जनाब ये जो जराए नहीं है, ये ऑथेंटिक खबर है कि ये टाइप करके पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने हम सब कॉरेस्पॉन्डेंट्स को खुद पकड़ाई है। सो ये दो अब डबल गेम खेल रहे थे ना, कि ये अंदर की बात भी उड़ा दी जाए कि हमें सी क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बाइज्जत पार्टी है और उनके यहाँ सी के अंदर बड़े बड़े जोमाम लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत सख्त इस्तीफों के मामले पे एतराज़ किया है। ये खबर भी निकलवा दी जाए। उन्होंने कहा ये ज़राए नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं, ये ऑथेंटिक टाइप शुदा पीपल्स पार्टी के जो है कि रहनुमा ने हम सबको ये आके पकड़ाई है। तो वो अगर कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो मैं उनका नाम भी ले दूंगा। ये उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। खबर क्या दी थी ज़राए ने? खबर क्या दी थी ज़राए ने? खबर ये दी थी कि बीच में सी में ये बात की गई है कि जनाब इसको मशरूत कर दिया जाए कि जो लॉन्ग मार्च होगा पहले नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उसके बाद वो लीड करेंगे। तो बेसिकली वो है कि ना नॉमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। उसका जवाब ये था ना समझिए नवाज शरीफ वापस आना नहीं है। तो उन्हें ये कहा जनाब हम पागल है कि हम टक्कर जाए, हमारी फिर भी एक सिंध के अंदर एक गवर्नमेंट और इलेक्शन के अंदर जो है दोबारा भी ज़्यादा से ज़्यादा यही रिजल्ट आने वाला है। चलें, ये तो बात हो गई ना कि इस 2018 के वो कह रहे हैं इलेक्शन गलत हुए, सिलेक्शन हुई। मैं पीपल्स पार्टी से सवाल करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यही रिजल्ट, इससे भी पूरे पंजाब में रिजल्ट 2013 में आए थे। 2013 में स्वाए रहीम यार खां की वही 2 सीटें जो इस दफ़ा आई हैं और 1-2 के अलावा जो है ना कोई यही रिजल्ट, 4 सीटें इस दफ़ा हैं, 4 सीटें 2013 में थी। तो अगर इस दफ़ा सिलेक्शन हुई है तो फिर ये कह रहे हैं कि 2013 के इलेक्शन ठीक थे। अब 2013 के अंदर भी पीपल्स पार्टी का तो यही रिजल्ट था। तो 2018 में वो रिजल्ट जो है ना सिलेक्शन हो गई। और जरदारी साहब ने कहा आरओ इलेक्शन है, आरओ इलेक्शन है। ये जो सारा उस वक्त आरओ इलेक्शन था और ये सारी जो साउथ पंजाब की जो बेल्ट थी इसके अंदर तमाम जो इनकी सीटें थी वो नून लीग में आ गई थी। इस तरह ही पी इलेक्शन जो है काफ़ी सारे लोगों ने नून लीग ज्वाइन कर ली थी। इसी तरह ये वाले इलेक्शन आ रहे थे। सो 2 मैसेजेस आए हैं पीपल्स पार्टी की मीटिंग से। पहले तो ये है कि उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी ये जो गवर्नमेंट है हम क्यों टक्कर लें, ये नून लीग को ये चलाकियाँ हमें भी बड़ी आती हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को लीड करने दें, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन करा लें और बाद में रेजिग्नेशन वो जो मैं उस पर कायम हूँ कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन इस्तीफे नहीं देगी। तो वो मैसेजेस आ गए। दूसरा जो मैसेज आया है ज़राए के हवाले से सो कॉल्ड, वो उन्होंने कहा है कि अब आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल साहब को कुछ अर्से के लिए आगे किया जाता है कि यार ये जो है ना, क्योंकि ये लोग सारे हमारे जैसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी रही नहीं है, ये जरदारी पीपल्स पार्टी PPPZ है, तो वो कुछ अर्से के लिए पीछे चले जाते हैं और फिर बिलावल साहब को किया जाता है। माशाल्लाह बिलावल साहब बड़ी अच्छी तकरीर भी कर लेते हैं, फिर उनको देख के लोगों को बेनज़ीर का चेहरा याद आ जाता है। भुट्टो साहब के वो नवासे हैं और वो एकदम क्राउड पुलर हैं, अब बन चुके हुए हैं, तो वो किया जाता है। जब वो बहुत आगे जाते हैं ना तो आसिफ जरदारी साहब आते हैं, जैसा कि वो आगे हैं।
जैसे उन्होंने वो आ चुके हैं बरसी के मौके कल पर। परसों जो तकरीर फरमाई उन्होंने यही कहा ना, जैसे मैंने मुशर्रफ को निकाला, उन्होंने कहा, ये नवाज शरीफ कहाँ से एकदम से लीडर बन गया, मैं तो हूँ, मैं वो तो भाग गया, मैं तो यहाँ हूँ। तो मुझसे सबक सीखे प्यारे बच्चों, मैं बताऊंगा तुम्हें कि इस गवर्नमेंट से कैसे निजात कैंडी क्या चीज है? प्यारे बच्चों कैंडी क्या है? प्यारे बच्चों कैंडी क्या है? तो वो प्यारे बच्चों को वो जो है ना पीछे कर लिया गया है, और उन्होंने आज की सीईसी में कहा है कि ये मैं तरीका निकालूंगा, ये कोई हम पागल आपसे नहीं है होगा। कि अपनी गवर्नमेंट चोर चढ़ा के जो हाथ में है। अब वो भी देखिए ना, छोड़ दे। बेवकूफाना सारा स्टांस ही बेवकूफाना है कि आप पहले इस्तीफा दें, फिर वो कह रहे हैं कि हम इन्हीं सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। कोई मजाल है कुछ करवा के देखें, हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, मरियम बीबी ने मरियम ने कहा कहा कि था, इलेक्शन कैसे होगा और कौन जीत के है। वो अब वो उन्हीं पे इस्तीफा दें, फिर उन्हीं सीटों के ऊपर वो इलेक्शन लड़े, तो एक बेवकूफ़ाना बात है ना। इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? कि इलेक्शन जीतने के लिए। वो जहाँ से पहले जीते हुए हैं उसको छोड़े। तो वो आसिफ जरदारी, वो जो है ना रिटर्न ऑफ द किंग कॉन्ग, वो वापस आ चुके हुए हैं। रिटर्न ऑफ द किंग, रिटर्न ऑफ द, ये किंग कॉन्ग है, किंग कॉन्ग नहीं है, ये रिटर्न ऑफ द किंग कॉन्ग जो है ना वो हो चुका है। और आज बिलावल साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर उनको करनी दी गई, मगर आसिफ जरदारी साहब इज बैक, वो वापस आ चुके हैं। क्लासरा साहब, क्या लग रहा है आपको, इस्तीफे आएंगे या नहीं आएंगे? पीपल्स पार्टी बैक ऑफ करके आपने कहा था कि इस्तीफे आएंगे। हाँ, अभी भी मैं उसी पे कायम हूँ, लेकिन ये कैसे 50% जो है आमिर साहब की बात पूरी होगी। अभी 50% अभी है ना, 50% भी इतना अच्छा, concede अभी किया भी ना। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। कंसीड है ना, क्योंकि उसमें अभी मरियम नवाज साहब पीएमएल नवाज जो हैं वो भी रहते हैं, मतलब उन्होंने तो नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, वो तो अभी कह वो रहे आ रहते चुके हैं। एक असेसमेंट लगता है ये कि आमिर साहब जो है ऐसा ऐसा उसी तरफ जा रहे हैं जो इनका असेसमेंट ठीक साबित होने वाली है। मैंने ये दोबारा और press मेरी करना, गलत मैंने होने कहा वाली था है कि अगर दिए तो पीडीएम भी टूट जाएगी और नून लीग भी टूट जाएगी। पीडीएम तो आज वर्चुअली टूट गई है आज। बहरहाल आमिर साहब के असेसमेंट लगता है ये उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आगे आने दें, वो जब आएगा तो आमिर साहब से मादरत कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। अभी जब है Let's wait. हमारे पास 50% है चांसेस कंसीड, अभी हमने कर लिया, बाकी रहता है। अब मैं जरा आता हूँ जो आमिर साहब ने अंदरूनी खबर की बात की ना, मेरी अंदरूनी खबर से हटकर जराए से मेरी उन लोगों से बात हुई, 2-4 पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे वो हैं ऑनरेबल पीपल, जिनसे मैंने पूछा है कि क्या प्रोसीडिंग हुई है वहाँ पे सारी की सारी। वो स्टोरी ज़रा डिफरेंट है। ये जो आमिर साहब ने अभी उनको कोट करके बताई है, मैंने उनसे पूछा पॉइंट ब्लैक, मैं कि जी ये शर्त रखी गई थी कि नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस आएँ और लीड करें इसको। तो बड़े इनका यहाँ रेबल हैं पीपल्स पार्टी के एक दो दोस्त हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात वहाँ पे नहीं हुई, वहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं की गई, किसी ने नहीं कहा जी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और लीड करेंगे तो फिर हम इस्तीफा देंगे। उनका ये कहना था। तो मैंने फिर अगला सवाल उनसे ये पूछा, मैं कि ये बताएं कि इस पे ये जो इस्तीफे पे कितने लोग राजी थे कि इस्तीफा हमें देना चाहिए। उनका ये कहना था, उन्होंने कहा जनाब एक भी बंदे ने नहीं कहा कि हमें इस्तीफा देना चाहिए, नॉट इवन वन, मतलब लीव अलोन के, मतलब आप उस पर जाएँ एक उसमें कुछ 4, मैंने कहा जी कोई 1 2 3, उसने कहा जनाब अली एक बंदा भी तैयार नहीं, एक ने भी नहीं कहा कि जनाब कि आप उस पर इस्तीफा दें। अब इसमें आ जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब सारी चीज़ें। अब बिलावल ही माइट बी फीलिंग वेरी लो, उसको तसव्वुर दिया क्या होगा। ये जो अब्बा हजूर है ना, जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है, उन्होंने बिलावल को इस्तेमाल करते हैं, या दोनों गुट का बैठ का आपको ये खेल लेते होते कि मरियम साहबा को और नवाज लीग को घेर घूर के इधर तो ले आए ना, जरा यहाँ पे लड़काना तो ले आए ना बेनजीर भुट्टो साहबा की उस बरसी पे ये बड़ी बातें करते थे, हम पे करते थे, मुझे कहते थे, उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा पे इल्जाम लगाते, कम अज कम एक देखो घेर घूर के, वो जो मैंने हांके वाली बात की, शिकार को हांका किया जाता है इधर उधर से कर करा के, वो घेर घूर के ले जाएंगे। और उस पर मरियम नवाज साहबा क्यों गई हैं, वो अपने उसमें थी कि अगेन अपने तो ये समझ नहीं होगी कि मैंने बिलावल को वो किया हुआ है, आगे लगाया हुआ है और इस बच्चे के जरिए हम इस्तीफे ले लेंगे और जाके हम इस्तीफे दे आएंगे। उनका गेम प्लान शायद ये होगा, इसलिए वो वहाँ पे गई भी हैं, उन्होंने तकरीरें भी की हैं। मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पे आके भुट्टो साहब को भी शहीद कहा, मरियम उन्होंने आगे बेनजीर भुट्टो को भी शहीद कहा, और उन्होंने कहा मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी भी हुई है, बला बला सब कुछ हो गया। अब इसके बाद जरदारी साहब जो है, उन्होंने यकीनन पार्टी के लोगों को समझा दिया होगा कि भाई साहब बिलावल साहब का ये जो जोश व खरोश है ना, आपने ठंडा करना है। अब 40 लोग बैठा हुआ है वहाँ पे, अब 40 के 40 लोगों से राय ली जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। 40 के 40 कहे कि इस्तीफे नहीं देने, तो बिलावल साहब क्या करेंगे, और जरदारी साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, महागुरु बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे कुछ हो सकता। इसलिए फैसले का अनाउंस नहीं करेंगे। अभी जो इन्होंने बात की है वहाँ पे इसकी, आज खैर उन्होंने किया, उस वक्त वहाँ पे पार्टी में पहले ये इनमें ये फैसला हुआ कि हम इसको अनाउंस अभी नहीं करेंगे, कहें जी पीटीएम से हम ये मशवरा करेंगे, बुलावला करेंगे। उनका ये कहना है, जो इमरान खान साहब की थ्रेट उनको मिली है, जो शेख रशीद साहब ने रिपीट किया, सेनेट खाली छोड़ दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम वहां से सीटें ले आएंगे अपनी मर्जी का। 18वीं इनकी जो है ना तोते की जान जो है ना, पीपल्स पार्टी की जान 18वीं तरमीम में है। वो क्यों है कि वहीं से सारा पैसा रोकड़ा आता है,
वहीं से आपको सारी की सारी पावर्स मिली हुई हैं, आपको सब कुछ बैठे बैठाए आपको वहाँ पे अरबों रुपए मिल जाते हैं हर साल। आप अगर इमरान खान साहब के हाथ में खुली बाल देते हैं कि नहीं जाए जनाब छक्का चौका मारें, असेंबली से भी अप्रूव करवा लें, सेनेट में भी आपको मसला नहीं है, तो पैसे तो बंद हो गए, तो जरदारी साहब कैसे दोबारा सारा महल मौका आके इकट्ठा करेंगे और फिर कोई 18वीं तरमीम जैसी कोई आके करारदाद या यहाँ पे आके ला पास करवाएंगे। सो जरदारी साहब आखिर पे जो उन्होंने किया है, अपनी पार्टी के लोगों के जरिए ही उन्होंने बिलावल साहब को ये मैसेज भिजवाया वहीं बैठे बैठे कि भाई साहब अब ये 40-50 लोग बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर हैं, पार्टी के लोग हैं, ये नहीं है। और ये बेवकूफ, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सिंध से सेनेटर बनना है 6-6 साल के लिए। बहरहाल तो जो जरदारी साहब जो है आखिर पे उन्होंने जैसे उन्होंने कहा ना कि उन्होंने नीचे से अपने बेटे को ही हर दफ़ा एम्बेरस करवाना होता है। वह बाप, मैं पहले भी कहता होता हूँ, जो अपने बेटे को एम्बेरस करवा के शर्मिंदा करवा के उसको पॉलिटिकली तौर पर पूरे मुल्क, ये शर्मिंदगी है ना, रूथलेस। मतलब उन्होंने आज बिलावल को शर्मिंदा करवाया ना। बिलावल तो वहाँ पे बयान दे रहे, मरियम को कुछ भी कहें फॉर ए चेंज, लेट मी से दैट, भाई मरियम ने एक स्टैंड वहाँ लिया हुआ है ना, अच्छा बुरा गलत सही, बंद गली खुली गली वट जो भी है। आज कौन एम्बेरस में इसका शिकार होगा? कल को मरियम कैन से दैट, अगर उसके अच्छे स्पिन मास्टर बैठे हुए हैं कि भाई साहब वट एवर द कास्ट वी पेड द कास्ट, एटलीस्ट वी स्टैंड ऑन, वो कहते हैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, हम इस्तीफे देंगे, हम जाएंगे, हम नहीं इसमें सिस्टम में आएंगे, अब भी नहीं तो कल को 3 साल बाद 5 साल बाद अब दोबारा पावर में आ सकते हैं। सो बिलावल के लिए एम्बेरसमेंट होगी कि आपने अपने बेटे को इतनी बड़ी कमिटमेंट दिलवा के उसके बाद उसको बैकआउट करके उसको मेरा ख्याल शर्मिंदा करवा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के सामने भी करवा रहे हैं, मीडिया में भी करवा रहे हैं, और आइंदा उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा बिलावल भुट्टो साहब को। एक्सीलेंसी ये इसको बेट के तौर पर इस्तेमाल कर, आप जो है ना बेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वादे शादे वो ये कर करा के आखिर में जरदारी साहब जो है ना पीछे से आते हैं सारे के साथ। सो इट विल बी एम्बैरेसिंग फॉर बिलावल, उसकी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन। मरियम की कुछ भी कहें, उसकी कंपैरेटिवली उसकी इंटेग्रिटी या पॉलिटिकल की मैं बात कर रहा हूं, वो अभी भी इस बिलावल के निस्बत ज्यादा बेहतर होगी एंड उसको ज्यादा फायदा होगा बिलावल के बैकआउट करने से। उसको नुकसान क्या होगा पॉलिटिकली, दैट्स अनदर स्टोरी। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नदीम बाबर और अली जैदी के दरमियान किस बात पर झड़प हुई है। कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासा साहब, आज किस बात पर नदीम बाबर और अली जैदी के दरमियान झड़प हुई है? आज की जो अंदरूनी खबरें हैं वो 2-3 आमिर साहब के पास भी है कुछ। कल हमने कुछ यहाँ टिकर चले थे चैनल्स पे जो चलवाए गए थे जो भी चलवाए गए थे, वो हमारी कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं थी वो। तो उसमें यह तस्वर दिया गया था कि नदीम बाबर साहब की तरफ से कि वजीर आजम साहब ने उनकी कारकर्दगी में बड़े सेटिस्फाइड हैं। तो जो अब ये पता चल रहा है कि वजीर आजम साहब बिल्कुल इमरान खान साहब सेटिस्फाइड नहीं थे और उनकी ये कल भी बड़ी अच्छी खासी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन उनसे मांगी गई हैं। आज स्पेशली कैबिनेट में भी उनकी जो गैस और ये सारी डील्स वील जो आ रही हैं, जिसको बैठ के टेक्निकली उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं समझ आ रही। ये कह देना जनाब कि हर साल ये जनवरी फरवरी में क्या करें जी इसकी, अच्छा शॉर्टेज क्यों आती है? क्योंकि तलब बढ़ जाती है। भाई साहब आपको अगर ये पता है तलब बढ़ जाती है तो पहले से वैसल लेके रसद भी ठीक कर लें, तो रसद ठीक कर लें। मतलब उस पर हैरानी होती है, या शायद हमारे जैसे पेंडू जो हैं ये टाट के पड़े हुए, हमें वो इकोनॉमिक समझ नहीं आती कि उन्होंने कहा कि हर साल आती है, जनवरी फरवरी में हर साल आती है और हर साल वैसल नहीं होती हमारे पास। फिर उसका जवाब दिया कि हम क्यों रख कर बैठे हैं जनाब कि हम डिमांड नहीं थी। फिर कहते हैं डिमांड नहीं थी। तो भाई साहब आपने इस वक्त जो महंगी अब उसको करेंगे, महंगी आपको रेट भी लग रहे हैं, फिर आप उस पे ये तेल पे एल वगैरह पे अब उस बिजली पैदा करेंगे, वो ज्यादा महंगी है या आपका ख्याल है वैसल मंगवा लेना टाइम पे नवंबर दिसंबर या जो भी उससे पहले आपने करनी थी। सो आज की कैबिनेट में फिर सबसे बड़ा मसला ये था क्योंकि ये पॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स बैठे हैं गुड और बैड, वो आके पब्लिक प्रेशर फेस करते हैं। उन्होंने तो कंस्टिट्यूंसी में जाना है, उन्होंने तो मीडिया के ये सवालात को जवाब देना है। उन पे तो ट्विटर पे भी लोग घरों में आजकल गाली गलोच उनको दी जा रही, खवातीन दे रही हैं। जिस भी घर में, इस्लामाबाद में गैस नहीं है, ये पॉश इवन F6 में है, F6 सेक्टर में मेरे यहाँ पे दोस्त है, मैं उनके पास मिलने किया, उनके घर में नहीं, उनके पास गैस नहीं थी। वो मैं कि आपके घर में नहीं है, F6 का बता रहा हूँ मैं, लीव अलोन के पूरे मुल्क के साथ क्या शहर मुझे नहीं पता, वो आराम से बैठ रहे हैं। अब ये बात हीट मिनिस्टर्स पे आती है, उन पे नहीं आती क्योंकि वही वाली बात जो कहते होते हैं नदीम बाबर साहब मेरा किए, मैं तो जी एडवाइजर है, मैं तो एडवाइस कर देता हूं, आखिर में बच जाते हैं। वो क्या कहते हैं मैं तो कंसल्टेंट है, क्या ताल्लुक इस बात में उनकी ठीक है टेक्निकली फारूक से बच जाएंगे, उमर अयूब नहीं जेल में जाना है। अमर भी उनकी बात ये तो ठीक है ना, एडवाइजर है ना, मुशीर है ना, वो कहते हैं मैं आके मशवरा देता हूं, माने ना माने आप पे। खैर आज बड़ा मैच पड़ गया जनाब उनका वहां पे अली जैदी साहब पे। अच्छा, अली जैदी साहब का आपको पता है, मैं आज भी कहता हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ,
ये आपकी जैसे एमक्यूएम के बाबर गौरी थे ना, ये पीटीआई के बाबर गौरी हैं जिनका नाम अली जैदी साहब। जरा सब्र करें, ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें आएंगी माशाल्लाह, ऐसे ऐसे वाक़यात कारनामे और क्रिश्मे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। आज उनकी बहस हो गई इन्हीं से, ये इस नदीम बाबर साहब पे, क्योंकि नदीम बाबर साहब इनके उसमें आ गए हैं, आज शिकंजे में आ गए हैं कि जनाब कि आपने गैस ये महंगी के आपने आर्डर्स किए हैं, गैस मुल्क में है नहीं, आपको पता है। उन पर चढ़ाई कर दी। अब इनका क्या पुराना लगता है, वो बड़ी मजे की चीज़ है। वो नदीम बाबर साहब ये कहते हैं, और उमर अयूब साहब भी, वो ज़्यादा वोकल नहीं है खैर, वो ये कहते हैं भाई साहब ये टर्मिनल जो लगने हैं वहाँ पे कराची में, जिनकी सारी गेम है, खेल है सारा, अली जैदी साहब पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर, जिनका काम वहां पोर्ट पे महज उन्होंने टर्मिनल की जगह देनी है। आपका क्या काम है कि आप समरियां बनवाएं, आप असेसमेंट करवाएं, आप पार्टियां ढूंढ, अच्छा पार्टियां ढूंढें, पार्टियां ढूंढने के बाद आप लेके आए उनको, आप आके उसमें ईसीसी में पहले ले जाए, वहां से अप्रूवल करवाएं, जनाब के 3-4 ये टर्मिनल बनाए। अली जैदी साहब जिनका काम नहीं, ये पेट्रोलिंग का काम है, ये जहन में रखें। शायद खकान अब्बासी साहब थे, उस मिनिस्टर थे, वो लगवा रहे थे, उस पोर्ट एंड शिपिंग वाले नहीं लगवा रहे थे। अब इनकी क्या दिलचस्पी अली जैदी साहब की, ये आके शकूक पैदा करती है, ये मिनिस्टर के जहन में भी करती है। हाथी में 2 रोल है उनका कि सिर्फ जगह प्रोवाइड करनी है और इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन वो समरिया बनवा रहे हैं। अगली मजे की बात, वो हफीज शेख साहब जो वैसे एक एक का कीड़ा निकाल रहे होते हैं बैठ के वहां पे, एक एक चीज में कीड़ा के ये क्या वो क्या, वो भी अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है जनाब अली जैदी साहब आप लगवा लें। वहां से उनके पास पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी उन्होंने सुंघाई हुई है, वो वहां कैबिनेट में जाते कैबिनेट भी अप्रूवल दे देती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता अली जैदी से। वो भैया आपका पोर्ट एंड शिपिंग है, आप बाबर गौरी वाला काम करें वहाँ पे जाके, अगर पोर्ट एंड शिपिंग ठीक हो सकती है। बाबर गौरी वैसे भाई दवे आजकल सुगार पीते हैं वहाँ पे शिकागो में बैठ के, शाम की पार्टियाँ धुआं उड़ाते हैं। नैब से मैंने पूछना था, फिर बात और साइड पर निकल जाएगी। ख्वाजा आसिफ तो फड़े गए हैं, सब हुई है ना, सब फड़े जाएंगे। और भाई साहब एक बाबर गौरी भी रहता है वहाँ पे शिकागो में, वो यहाँ पे अच्छे खासे आपके पास वो केसेस हैं। एक इस मुनेस इलाही साहब पे भी बहुत बड़ा केस पड़ा हुआ है, बार्कले बैंक लंदन का, उसको भी पकड़ लिया अगर हाथ आपका जोर चढ़ते। खैर अब कमिंग बैक टू ये, उन्होंने जनाब आज उस पर चढ़ाई कर दी नदीम बाबर पे अली जैदी ने। उनको शकूक है कि ये क्यों लगवाना चाहते हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है। इन्होंने आज उनको कहा जनाब कि आप लोग जो है ना, आप ये बना रहे हैं, देखा आपने हमारे साथ जाति कर दी, हुकूमत ये कर दी, मैं आपको कहता था आपने नहीं मानी मेरी। तो अच्छी खासी उनकी वहाँ पे वो हुई है, उनकी बहस हुई है। दाद दे इमरान खान साहब को कि इन दोनों पे शकूक का इजहार किया जा रहा था कैबिनेट में, ये क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे। उन्होंने ये कहा है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, उन्होंने कहा यार ये फोरम नहीं है, फिर कहीं पे बैठ के बात कर लेंगे। इमरान खान साहब ने वैसे कभी नहीं पूछा मेरे साहब, जस्ट लॉस्टली कि अली जैदी साहब आपको क्या दिलचस्पी है ये टर्मिनल लगवाने में, ये तो इनका काम है, आप क्यों इतने हेस्टी हैं, क्या चक्कर है। अब मेरा ख्याल है एक ही वजह मुझे समझ आती है कि अली जैदी साहब ने इमरान खान साहब को अमेरिका से अच्छे खासे वहाँ से चंदा इकट्ठा करके देते थे, और शायद वो वजह हो फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए चंदा इकट्ठे करने की। और लास्टली उस पर अली जैदी साहब जो हैं ये वहाँ से दिवालिया हो के अमेरिका से निकल आए थे। जो वहाँ दिवालिया हो गया था ना, वो इस वक्त पाकिस्तान का पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर है, और ये पाकिस्तान को दिवालिया और लास्टली उनको इमरान खान साहब ने करोड़ों रुपए की जो गाड़ियाँ नहीं थी इसाक डार साहब ने मंगवाई थी, उनमें से जो गाड़ियां उन्होंने 6 वजीरों को दी है ना अपने लाडलों को, उसमें जुल्फी बुखारी साहब को दी है, उसमें अली जैदी साहब को दी है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको रिलैक्स करके दी है। तो जनाब अली जैदी साहब हमारे लाडले हैं क्योंकि हमारे लिए चंदा इकट्ठा करते थे। बाकी आमिर साहब के पास आमिर साहब क्या रीजन हो सकती है? पहले तो कल जो है ना, ये हम पहले ही कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है, गैस की नहीं आ रही है, लोग सर्दियों में बिलक रहे हैं, घर में आग नहीं जल रही है। तो गवर्नमेंट के स्पिन डॉक्टर्स का ये कहना, ये इस तरह की खुद ही दे रहे थे कि जनाब वो इत्मीनान का इजहार कर दिया, ये नायत बेवकूफ़ाना बात है। तो थैंकफुली किसी को अक्ल आई है कि ये अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा नहीं जी प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं है। कल भी उनकी सर्जनिश की गई है, आज भी कहा गया है कि आप एक्सप्लेनेशन दें। स्पिन डॉक्टर्स का ये हमारे यहाँ एक बेवकूफ़ी है कि जो एक गलत चीज़ है वो समझते हैं कि गवर्नमेंट की इसको भी डिफेंड करना। वो भाई ये एक हकीकत है, लोड शेडिंग लोगों का एक प्रॉब्लम है, तो आप नज़र आना चाहिए कि इस पर परेशान है। अब ये बताया गया हमें कि उन्हें कहा गया कि जाएं और एक्सप्लेन करें। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। वो जो नदीम बाबर साहब जो हैं वो फैक्ट को ट्विस्ट करते हैं और वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जिनसे पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एनर्जी फील्ड नहीं है, वो हमने खुद भी देखा है। तो जाहिर है वो जिनसे पूछते हैं वो भी अतार के लौंडे हैं, वो ही लोग हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। तो आजम खान साहब भी उनसे मिले हुए हैं और बाकी लोग भी मिले हुए हैं, उन्हीं लोगों से उन्हीं की इंक्वायरी हो रही है, वहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। तो ये इसमें क्लियरली जो ऑयल की रिपोर्ट है
उन्होंने स्पेसिफाई किया है, उन्होंने पता था कि इन्होंने कुछ नहीं कर रहा, उन्होंने कहा जनाब इसमें सेक्रेटरी साहब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वो डायरेक्टली उनका कसूर है, उन्होंने पिन पॉइंट बंदे किए हुए हैं, तो सिंपली उसको आप इम्प्लीमेंट करें। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब जो है, शुक्र है असद उमर साहब का वो कोरोना थोड़ा सा ठीक हुआ है, और ये कब कमेटी बैठेगी, और मैं देख रहा हूँ कि इसके खिलाफ क्या फैसला। ये मौका आया है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा ये हुआ है, वो नहीं इन्हीं की कमेटी बनती थी, इन्हीं के जराइम की इन्हीं को इंक्वायरी दे देते थे। आप वजीर वो है, लेट्स सी कि असद उमर साहब जो है, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सा मेरा ख्याल है समझते हैं कि ये जो पहले भी ऑयल और एनर्जी के अंदर गड़बड़े होती हैं, तो हमारी आंखें उनके ऊपर हैं कि ये क्या रिजल्ट आता है इसमें से। अब देखना ये है कि आगे आने में इसका क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, गैस घरों में आती है कि नहीं। नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।